भरपूर फायदा उठाइए। वो नॉलेज किस काम की जो आदमी को पैसे ना कमा के दे। अगर आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज है और आप पैसे नहीं कमा पा रहे हो, बेकार है ना। मौका आ गया है कि जो हमारी फीस है, हम आपको ऑफर दे रहे हैं कि आप पेपर अच्छे तरीके से दो, खूब बढ़िया से दो, खूब अच्छी स्कॉलरशिप ले जाओ, है ना, और आप कर सकते हो। तो जो भी सिलेबस है, विद इन द सिलेबस आप जो भी पेपर हो चुके हैं आपके शुरू से लेकर, जो अच्छे क्वेश्चन है मॉड्यूल में, जो अच्छे क्वेश्चन है जो सर लोगों ने रेस दी है ना, वर्कशीट दी है उसमें जो अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि लेवल अच्छा आएगा ए सेट का। तो बढ़िया से प्रिपरेशन कर डालो आप, जिससे आपके नंबर बहुत ही अच्छे आए और आपको अच्छी से अच्छी स्कॉलरशिप मिले। तो खूब बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। पिछले क्लास में हम लोग रेजोनेंस पढ़ रहे थे, रूल्स ऑफ रेजोनेंस के बारे में। हम लोगों ने 5-6 स्टेटमेंट लिखे थे, और लास्ट स्टेटमेंट क्या था, जरा एक लाइन कोई लिख दे तो मैं वहीं से कंटिन्यू कर लूँ। अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। कोई स्टूडेंट लास्ट स्टेटमेंट एक बार लिख दे, जरा जल्दी से टाइप कर दे। मेरी आवाज आ रही ना? अरे सब शांत हो गए एकदम। ठीक है, समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच हार्दिक एंड स्नेहिल। देखो भाई, हम लोगों मैंने जो लास्ट पॉइंट लिखवाया था, मुझे याद आ गया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और नॉट द रियल स्ट्रक्चर। The real structure of the molecule is represented by resonance hybrid, and they are formed by the resonating structure. But the contribution of the resonating structure is not equal. The resonating structure which is more stable contribute most. And following are the criteria to decide the stability of the resonating structure. कहने का मतलब ये है कि मान लो एक रेजोनेंस हाइब्रिड है, और इस रेजोनेंस हाइब्रिड का फॉर्मेशन 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलकर कर रही हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि ये जो चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इनका कंट्रीब्यूशन इक्वल हो, 25% हो ना। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, है ना। मान लो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ए बी सी डी। अब हमने जब स्टेबिलिटी चेक की तो ए की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा आई, मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्मेशन में ए का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम होगा। और सी की स्टेबिलिटी सबसे कम आई, मतलब सी का कंट्रीब्यूशन लीस्ट होगा। मतलब जो ए बी सी डी मिल के रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म कर रहे हैं, इनमें इनका कंट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, 25% नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसी के बारे में मैं लिखवाना हूं कि कैसे आप डिसाइड करोगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेस्ट में भी, नेट में भी, अदर एग्जामिनेशन में भी, है ना। तो लिखिए, फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया टू डिसाइड। फॉलोइंग, बेटा आगे लिखना है ना, स्टेटमेंट कंप्लीट कर देंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया टू डिसाइड रिलेटिव स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लिखे? लिखो, अनचार्ज्ड, अनचार्ज्ड that is neutral, uncharged that is neutral structure is most stable। ये ए पॉइंट है, पहला पॉइंट। ये ए पॉइंट है, पहला पॉइंट। अनचार्ज्ड that is neutral structure is most stable। पॉइंट नंबर बी, resonating structure with maximum number of covalent bond।
resonating structure with maximum number of covalent bond and resonating structure with maximum number of covalent bond and with complete octet and with complete octet are stable. Third point, C. Third point, C. सेकेंड पॉइंट मैंने बी बोला कि resonating structure with maximum number of covalent bond and with complete octet are stable. C point. In a charge resonating structure, in a charge resonating structure, if unlike charge, in a charge resonating structure, if unlike charge are nearer to each other, then stability increases. Then stability increases. And if like charge are nearer to each other, and if like charge are nearer to each other, stability decreases. And vice versa in both cases. And vice versa in both cases. पहला पॉइंट मैंने बोला कि जो अनचार्ज स्ट्रक्चर है, न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, वो हाईली स्टेबल होता है. दूसरा पॉइंट मैंने बोला कि ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हो प्लस जिसमें सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है. तीसरा पॉइंट मैंने बोला कि अगर स्ट्रक्चर चार्ज है तो अनलाइक चार्ज पास पास होने चाहिए और लाइक चार्ज दूर दूर होने चाहिए. अभी तक मैंने ये 3 पॉइंट बोले हैं, है ना. चौथा पॉइंट लिखिए, डी. लिखिए नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज is on more electronegative atom. And positive charge and positive charge on less electronegative atom increases the stability. Increases the stability. नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए. तो ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी डिसाइड करने में. और ये
जो सबसे पहला पॉइंट है उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, और इंपॉर्टेंस नीचे आने पे घटते रहेगा। मतलब ए पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ऐसे देखोगे आप, है ना। चलिए अब पॉइंट से बाहर चलते हैं, अगला पॉइंट लिखते हैं। ये पॉइंट से बाहर निकलते हैं, अगला पॉइंट लिखते हैं। लिखो बच्चे, अगला पॉइंट। इफ ए रेजोनेंस हाइब्रिड, if a resonance hybrid have equal resonating structure, if a resonance hybrid have equal resonating structure, then then its stability increases very much. Then its stability increases very much. And more number of resonating structure also increases the stability. Also increases the stability. More number of resonating structure also increases the stability. मतलब जैसे बेंजीन है, तो बेंजीन के दो इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये दोनों अगर इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं तो रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ाते हैं, है ना। आखिरी पॉइंट लिखिए, रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी विच गिव इंफॉर्मेशन अबाउट resonance energy which give information about stability of the molecule, which give information about stability of the molecule is the difference is the difference of energy between is the difference of energy between resonance hybrid resonance hybrid and energy of most stable resonating structure and energy of most stable resonating structure। तो ये हमने लिखवा दिया रूल्स ऑफ रेजोनेंस। आप जरा बोर्ड की तरफ देखें, आप कुछ एक एक करके पॉइंट सारे लिए जाएंगे, है ना। बोर्ड की तरफ देखो बच्चे, बोर्ड की तरफ देखे सभी बच्चे, मेरे ख्याल से देख रहे होगे आप। चलो देखो भाई, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखो ये दो कंपाउंड हैं, है ना। ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं इनको डबल हेडेड एरो के द्वारा शो करते हो। तो ये एक कंपाउंड है, इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ये फर्स्ट और सेकंड। आपसे पूछा गया कि स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है, बताइए इन दोनों में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, फर्स्ट की कि सेकंड की। तो देखो आप कैसे चेक करोगे, क्या दोनों स्ट्रक्चर न्यूट्रल हैं? नहीं, हटाओ इनको, चार्ज हैं।
दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड बराबर हैं, चार जो दिखने वाले हैं, है तो ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड जो दिख रहे हैं, चार दिख रहे हैं, देखो आप, दो, एक तीन और एक चार, है ना। तो चार कोवेलेंट बॉन्ड इसमें दिख रहे हैं, चार कोवेलेंट बॉन्ड इसमें दिख रहे हैं। ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, कोई भी एटम इसमें ऐसा नहीं दिख रहा है दोनों स्ट्रक्चर में जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो। अब यहाँ पर लाइक और अनलाइक चार्ज की बात ही नहीं है, एक ही तरह का चार्ज है। तो जो मोर निगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए। कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कि ऑक्सीजन? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस हिसाब से सेकंड वाले की स्टेबिलिटी फर्स्ट से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हमने यहाँ लिख दिया सेकंड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फर्स्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, सेकंड। देखो बेटा, ये फॉर्मिक एसिड के चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्वेश्चन पूछा गया इनको स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करो, किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है ना। फॉर्मिक एसिड को, इसके चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, बताइए जल्दी से, आप डिसाइड करो क्या होगा। देखो आप, ये फॉर्मिक एसिड है, इसके चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, और ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है ना। तो इनकी हमको स्टेबिलिटी डिसाइड करनी है। तो पहला वाला न्यूट्रल है, और इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो दिख रहे हैं, दो, एक तीन, एक चार, एक पांच है। इसमें पांच कोवेलेंट बॉन्ड हमें दिख रहे हैं, है ना। इसमें कितने दिख रहे हैं, चार, इसमें चार, इसमें पांच। तो जिसमें कोवेलेंट, ये न्यूट्रल भी है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी ज्यादा है, इसके मतलब ये सबसे स्टेबल है। देखो एनर्जी मैंने डायग्राम बनाया है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है फर्स्ट की, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम है, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। अब इन तीनों में, तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, टू गेन स्टेबिलिटी। अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो स्टेबलाइज हो रहा है सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कम हो रही है ना। तो हम कह सकते हैं इन तीनों में, उसके बाद क्या आएगा, फर्स्ट के बाद फोर्थ। अब इन दोनों में, यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है। तो ऑक्सीजन तो नेचुरल चॉइस है ना, बॉन्ड कैसे घूमेगा, बॉन्ड तो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ घूमता है। ये तो आपने पढ़ा ही है कि पानी की बोतल को इधर यहाँ से छोड़ो तो नीचे ही जाएगी, बोलो सही है कि नहीं। तो बॉन्ड अगर शिफ्ट हो रहा है तो ऐसा थोड़ी ना बॉन्ड को जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होगा। अगर बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर रही है, तो हमेशा किधर जाएगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। ऑक्सीजन हमेशा नेगेटिव चार्ज रखना पसंद करेगा, कार्बन हमेशा पॉजिटिव चार्ज। तो इन दोनों में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, सेकंड की, फिर फोर की, फिर थर्ड की। तो ये सेकंड हो गया, फिर क्या हो गया, थर्ड हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या डिसाइड कर लिया, स्टेबिलिटी। बोलो, सबको समझ में आ गया? हाँ, सबका आंसर वही आया है, चलो ठीक है, मैं खुश हूं, है ना। 1423। अब रेजोनेंस एनर्जी की बात करते हैं। तो देखो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। और ये चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी। जिसकी एनर्जी सबसे कम उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। देखो, तो इसके बीच का जो गैप होता है, इसी को तुम क्या बोलते हो, रेजोनेंस एनर्जी। इसी को तुम क्या बोलते हो, रेजोनेंस एनर्जी। और रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होती है मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है, याद रखोगे। रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी,
ज्यादा होगी। रेजोनेंस एनर्जी कैसे निकालते हैं? तो हो सकता है कि अब दोनों लोग चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, आपके फिजिकल वाले सर भी चल रहे हैं, हो सकता है आपको वो थर्मोकेमिस्ट्री में रेजोनेंस एनर्जी के बारे में पढ़ाएं, क्योंकि जैसे ही फर्स्ट लैब थर्मोडायनेमिक्स खत्म होगा, थर्मोकेमिस्ट्री डिपेंड करती है किस पे, फर्स्ट लैब थर्मोडायनेमिक्स पे। तो थर्मोकेमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तो उसमें रेजोनेंस एनर्जी के बारे में हो सकता है पढ़ा दें, नहीं पढ़ाएंगे तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में मैं आगे पढ़ाऊंगा कैसे रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? और नो? यहां पर मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिए हैं। रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट करना बता दिया क्या सर ने, कैसे कैलकुलेट करते हैं? रेजोनेंस एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाँ ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो आप, अगला क्वेश्चन देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, CH3C ये, और अगला ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ये क्वेश्चन एम्स में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में आ चुका है। इन दोनों में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, फर्स्ट वाले की कि सेकंड वाले की? इन दोनों में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और क्यों, जल्दी बताओ। चार्ज तो एक ही है, अपोजिट चार्ज कहाँ है, एक ही चार्ज है। हाँ देखो भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हो, सेकंड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फर्स्ट, ये आंसर है इसका, है ना, ये आंसर है। सेकंड की स्टेबिलिटी फर्स्ट से ज्यादा है, कारण, रीजन देखो, पहला मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा ऑक्टेट ऑफ ईच एटम इज कंप्लीट। देखो यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है और कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 दिख रहे हैं। इन दोनों वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, फर्स्ट वाले से ज्यादा होगी। बोलो सही है कि नहीं, क्लियर है? चलो ये क्वेश्चन अगला आ गया, ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इनको अरेंज करना है। ये क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में आ चुका है ना। यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 3 4 को अरेंज करना है, 1 2 3 4, चलिए अरेंज कीजिए, आपके लिए है, अरेंज करो बच्चे। तो देखो आओ, करते हैं क्वेश्चन को। कोवेलेंट बॉन्ड देखो, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, लिख लो ब्रैकेट में, 4 4 3 3, सही है। अब इन दोनों में, इसमें नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, इसमें कार्बन पे नेगेटिव है, ये दोनों पार्ट कॉमन है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी फर्स्ट की हुई, फिर थर्ड की हुई। अब इन दोनों में दिख रहा है भाई, यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव, तो बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हुई, बोलो भाई, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हुई, सेकंड वाले की कि फोर्थ वाले की, जल्दी बताइए, यहां पर किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी?
बिल्कुल सही है ना, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। देख लो बच्चे जल्दी से। चलो लिख लो जल्दी से, तो फिर आगे बढ़े, फिर अगला क्वेश्चन दे आपको। हो गया, नोट कर लिया सबने? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताइए। क्वेश्चन ये है, ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसको पहले लिख लिया था क्योंकि ऐसे लिखूंगा मुझे याद तो है नहीं, तो मुझसे गलती हो सकती है, और छोटी सी गलती क्वेश्चन का आंसर चेंज कर देगी। बड़ा क्वेश्चन था इसलिए मैंने पहले लिख लिया था। बताओ बेटा, इसमें सबसे लीस्ट स्टेबल कौन होगा? सोचिए आराम से। दिव्यांशु नायक, श्रुति, अधिश्री। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पहले गिनते हैं। 3 4 2 6 7, इसमें 7 है। 3 1 4 2 6 1 7, इसमें भी 7 है। 2 2 4 1 5 और 1 6, इसमें 6 है। 2 1 3 4 5 6, इसमें भी 6 है ना? बोलो बच्चों, सही है? 2 1 3 4 5 6, इसमें भी 6 है ना? देख ले एक बार स्ट्रक्चर जो है, कहीं गलती नहीं लिख दिया मैंने ना? हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे भी नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ बच्चों चलो बताओ जल्दी से, किसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है? थर्ड की कि फोर की, और क्यों? तो यहां पर आंसर आएगा, यहां पर आंसर क्या आएगा? यहां पर आंसर आएगा थर्ड, है ना? क्यों, जल्दी बताओ, आंसर थर्ड क्यों है? जल्दी बताइए। क्योंकि देखो आप, देखो आप, यहां पर इस पॉजिटिव चार्ज को, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज को लोन पेयर ऐसे स्टेबलाइज कर रहा है, और यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज को ये पाई इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज कर रहा है। तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि अगर नेगेटिव चार्ज हो, हाँ बिल्कुल सही है, अगर नेगेटिव चार्ज है, नहीं, यहाँ पर इसका ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखेंगे। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो आपको बताया था प्लसम इफेक्ट में कि अगर पॉजिटिव चार्ज के बगल में कोई एटम और उसके पास लोन पेयर हो तो प्लसम इफेक्ट शो करता है। तो ये प्लसम इफेक्ट से इसको स्टेबलाइज कर रहा है, और यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन इसको स्टेबलाइज कर रहा है ना? किसका प्लसम इफेक्ट ज्यादा अच्छा होगा, ये ऑक्सीजन का कि डबल बॉन्ड का?
बताओ जल्दी से। ऑक्सीजन का याद आ गया ना, हाँ पिछले क्लास में बताया था आपको। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ रही है यहाँ पर, इसलिए सबसे अनस्टेबल ये होगा। तो यहाँ पर सबसे अनस्टेबल क्या हो गया, थर्ड। उसके बाद फोर, अब इन दोनों में डिसाइड करना है ना। तो उसके बाद क्या होगा, सेकंड, फिर होगा फर्स्ट, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, फर्स्ट, फोर, थर्ड। अगर क्वेश्चन पूछा गया था एग्जामिनेशन में कि लीस्ट स्टेबल, तो लीस्ट स्टेबल मैंने बता दिया। आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी भी डिसाइड कर सकते हो, है ना। क्लियर है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और उसके बाद थर्ड। ये आंसर आ गया, ये आ गया आंसर। यहाँ पे प्लसम इफेक्ट देखेंगे, किसका प्लसम इफेक्ट अच्छा है। जिसका प्लसम इफेक्ट अच्छा होगा वो लोन पेयर को बेहतर तरीके से स्टेबलाइज करेगा। चलो भाई, बाकी सारे फैक्टर देखो सेम है, यहाँ भी पॉजिटिव के बगल में नेगेटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव के बगल में नेगेटिव है, तो यही फैक्टर काउंट कर रहा है। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन मॉड्यूल के हैं। मैंने मॉड्यूल के क्वेश्चन भी ले लिए हैं, हर तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मॉड्यूल के हैं। आपको बताना है एक्स वाई जेड में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, अरेंज करना है। जल्दी से अरेंज करो आप, एक्स वाई जेड में। बिल्कुल बच्चे, सबसे पहले नेगेटिव चार्ज, फिर लोन पेयर, फिर पाई बॉन्ड। पिछले क्लास में बताया था। ध्रुव बताओ जल्दी से, इसमें आंसर क्या होगा। इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर होगा वाई सबसे स्टेबल, क्योंकि न्यूट्रल है, न्यूट्रल है ये। अब इन दोनों में क्या बोलते हो, एक्स की जेड, तो मेरे ख्याल से एक्स फिर जेड। कारण यहां पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहां पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। चार्ज सेपरेशन तब देखते, चार्ज सेपरेशन तब देखते जब सेम एटम पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते। यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर हमने चार्ज सेपरेशन नहीं देखा, यहाँ पर हमने चार्ज सेपरेशन नहीं देखा। आया समझ में। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया क्या, वाई एक्स जेड, वाई एक्स जेड। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोगों ने पहले मुझसे आंसर ही दे दिया है, चलो कोई बात नहीं, है ना। चलो भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड में स्टेबिलिटी बताइए। ये विनाइल हैलाइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, विनाइल हैलाइड के, मतलब विनाइल क्लोराइड के। जल्दी बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ऑर्डर। तो दिख रहा है, इसमें तीन कोवेलेंट बॉन्ड, तीन कोवेलेंट बॉन्ड, दो कोवेलेंट बॉन्ड, तो आंसर क्या, ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहला वाला न्यूट्रल है, पहला वाला न्यूट्रल है। यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव है, यहाँ पे क्लोरीन पे पॉजिटिव है, यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट भी नहीं है कार्बन का। चलो भाई, ये क्वेश्चन लीस्ट स्टेबल इन तीनों में कौन सा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, इन तीनों में सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल कौन होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है भाई, लीस्ट स्टेबल कौन होगा। जी हाँ बिल्कुल, एकदम सही आंसर आ रहा है ना। लीस्ट स्टेबल यहाँ पर सेकंड होगा, क्यों, क्योंकि दो पॉजिटिव चार्ज अगल बगल हैं। अगर लाइक चार्जेस अगल बगल होते हैं तो स्टेबिलिटी बहुत ही गंदे तरीके से कम हो जाती है, हाईली रिपल्सन होगा, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, स्टेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और देखो
ये फिनॉल के 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं, इनकी स्टेबिलिटी डिसाइड कीजिए। चलो जल्दी से करो आप, इनकी स्टेबिलिटी डिसाइड। बताओ भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में स्टेबिलिटी ऑर्डर नोट करना बच्चे। अच्छा चलो पहले ये क्वेश्चन कर लो, फिर नोट करा देते हैं। जयवर्धन। तो देखो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसमें किसकी होगी? फर्स्ट की, क्योंकि न्यूट्रल है। इसके बाद किसकी होगी? सेकंड और फोर की बराबर होगी, क्योंकि क्योंकि दोनों में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, कार्बन पे नेगेटिव है, और दोनों में डिस्टेंस सेम है। देखो यहां भी वही डिस्टेंस है जो डिस्टेंस यहां पर है ना? सेम डिस्टेंस पे है, सेम डिस्टेंस पे है। और फोर्थ की स्टेबिलिटी कम है क्योंकि यहाँ पे चार्ज सेपरेशन अनलाइक चार्जेस के बीच में ज्यादा है। तो ऑर्डर क्या हो गया? वन, सेकंड, फोर्थ एंड देन थर्ड स्टेबिलिटी का। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये आपके एनसीईआरटी की बुक में है, सेम क्वेश्चन, ये मैं वहां से उठाया हूं, है ना? इस कंपाउंड का नाम होता है एक्रोलीन। इस कंपाउंड का नाम होता है एक्रोलीन या एक्राइल एल्डिहाइड। ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बताइए किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी? जल्दी करो। हाँ बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। वन, टू, थ्री, ये ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी का, है ना? ये न्यूट्रल है। कोवेलेंट बॉन्ड देखो, दो एक तीन एक चार दो छह है, इसमें चार एक पांच है, इसमें चार एक पांच है। इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव। इस तरह का रेजोनेंस नहीं हो सकता। रेजोनेंस तो हमेशा ऐसे ही होगा, ऐसे होगा। तो यही बनेगा, ये इम्पॉसिबल है ना? तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ऐसे बनेगा, CH2 CH COH। और देखो ये सारा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इस पे नेगेटिव, सॉरी इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। अब इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस होगा वही क्या कहलाएगा? रेजोनेंस एनर्जी। तो यहां पर हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, है ना? और रेजोनेंस एनर्जी के बारे में पढ़ा, और कैसे कंपेयर किया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी में, कि कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ दिस रेजोनेंस हाइब्रिड। अब देखो आप अगला, पहले नोट कर लो बच्चे, है ना? बच्चों ने बोला था नोट करना है, इसको नोट कर लो आप, जिसका छूटा हुआ है। वैसे स्लाइड पहुंच जाएगी आपके पास, जिसका थोड़ा बहुत छूटा हुआ कंप्लीट कर लेगा। चलिए इसको भी नोट कर लो आप।
चलो भाई, ये भी कहना मान लेते हैं आप लोगों का। ये आज की पहली स्लाइड थी। कितना काम कर लिया करो, हाँ। ये पहली स्लाइड थी, ये दूसरी स्लाइड थी, ये तीसरी स्लाइड थी, ये चौथी स्लाइड थी, ये पांचवी स्लाइड थी, है ना। चलो भाई, ये छठी स्लाइड है। चलिए देखिए आप, हाँ पीडीएफ भेजूंगा बच्चे, बिल्कुल विक्रम। चलो भाई, तो यहां पर हमने पढ़ा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखो, जैसे ये कंपाउंड है ना, और हमारे पास ये कंपाउंड है। देखो आप, सेम बन गया। हमारे पास ये कंपाउंड है, तो ये एलाइल कार्बोकैटायन होता है। क्यों एलाइल कार्बोकैटायन? क्योंकि आपको पढ़ा चुका हूं आईयूपीएससी में कि डबल बॉन्ड के बगल में जो कार्बन होता है वो एलाइल होता है, और उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज लगा दोगे तो एलाइल कार्बोकैटायन हो जाएगा। तो ये एलाइल कार्बोकैटायन है, और कहा जाता है कि एलाइल कार्बोकैटायन हाईली स्टेबल होता है। कारण, इसके दो इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। देखो आप, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, क्योंकि पढ़ाया है आपको रेजोनेंस में कि हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करती है टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। तो ये इधर मूव की, तो ये बन गया। ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है ना। दोनों देखो सिमिलर है ना। इसीलिए एलाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। अगर किसी कंपाउंड के दो इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं तो स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। जैसे देखो, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, और ये फिनॉल है। इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ाया है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। बताओ किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की कि फिनॉल की? ये तो ऑर्डर लिखवाया था ना। हाँ बिल्कुल सही बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब इसका रीजन देखो, यहाँ रेजोनेंस में आएगा। अब इसका रीजन रेजोनेंस में आएगा। देखो यहां से H+ निकालोगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट एनायन। और देखो इसमें रेजोनेंस है, देखो। तो रेजोनेंस होगा तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा। बोलो, ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और फर्स्ट और सेकंड बराबर है। बताओ है कि नहीं? दोनों स्ट्रक्चर सेम है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? दोनों स्ट्रक्चर सेम है। तो carboxylic acid is more acidic as compared to phenol, because in the case of carboxylic acid its conjugate base, that is carboxylate anion, is resonance stabilize। रेजोनेंस के द्वारा ये स्टेबलाइज हो गया। दो इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, अगर दो इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो स्टेबिलिटी खूब बढ़ती है, स्टेबिलिटी खूब बढ़ती है। जबकि फिनॉल के केस में भी ये H+ निकालता है, यहां पर भी रेजोनेंस होता है। देखो फिनॉक्साइड आयन का, अब ये O- है, कैसा इफेक्ट शो करेगा, +M। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, लेकिन इसके 2 ही बनते हैं। इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी कम होती है। कारण, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है, कार्बन के नेगेटिव पे आ रहा है। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर ही अच्छा है, कार्बन के ऊपर अच्छा नहीं है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रही है। यहाँ पे 2 ही इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, स्टेबिलिटी खूब बन गई। तो पूछा जाता है बोर्ड लेवल पे क्वेश्चन, नेट लेवल पे क्वेश्चन, कि in between carboxylic acid and phenol, which one is more acidic? So the answer is carboxylic acid is more acidic. The reason is, in the case of carboxylate anion there are 2 equal resonating structures, so its acidic strength is more as compared to phenoxide ion, as compared to phenol. Although in case of phenol, its conjugate base, that is phenoxide ion, have 4 resonating structure, but its stability is less as compared to that of carboxylate anion, है ना। ये याद रखोगे, ये याद रखोगे। अब अब कोई स्टूडेंट पूछा नहीं सर नहीं समझ में आया, लॉजिकल समझाओ। तो ऐसे समझ लो कि एक किसी के पापा हैं या 2 बच्चे हैं,
पापा है भाई, देखो पापा और दो बच्चे, तो यही दो बच्चे मिलके पापा का नाम रोशन कर रहे हैं, मतलब पापा रेजोनेंस हाइब्रिड हो गए, बच्चे क्या हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। अब ये मान लो दोनों बच्चे खूब अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, दोनों जो है महीने में 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो बताओ पापा मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी बढ़ गई कि कम हो गई? बढ़ गई। लेकिन मान लो एक पापा है, इनके 4 बच्चे हैं, एक बच्चा तो कमा रहा है 6 लाख रुपया, बाकी फेल है, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 5,000 कमा रहा है, कोई 15,000 कमा रहा है, तो पापा की स्टेबिलिटी कम होगी। पापा की स्टेबिलिटी तब बढ़ेगी जब सारे बच्चे मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बराबर हो, खूब अच्छी हो। पापा तो तभी खुश होंगे ना कि जब उनके सारे बच्चे ग्रो कर रहे हो, सबकी स्टेबिलिटी एक जैसी हो। तो यही रीजन यहां पर होता है कि कार्बोक्सिलेट एनायन दोनों इक्वल रेजोनेटिंग है, तो पापा खुश हो रहा है। पापा जो मतलब रेजोनेंस हैबिट खुश हो रहे हैं कि मेरे दो बच्चे दोनों दोनों बराबर, दोनों खूब स्टेबल है, और यहाँ पे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं लेकिन बेकार है। तो इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने से स्टेबिलिटी खूब बढ़ती है, याद रखोगे आप। क्लियर है? बोलो बच्चों, क्लियर है ना? इस तरीके से याद रखोगे आप। तो यहां पर हमने पढ़ा रेजोनेंस के बारे में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में, रेजोनेंस एनर्जी के बारे में, और स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में कि किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, किसका कंट्रीब्यूशन कम होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये सारे कॉन्सेप्ट है, अभी कॉन्सेप्ट ही चल रहे हैं। चलो भाई, नेक्स्ट टॉपिक देखो आप, पी पाई डी पाई रेजोनेंस। पी पाई डी पाई रेजोनेंस, जल्दी से स्टेटमेंट लिखना है, लिखे जल्दी से, कॉपी पेन लें हाथ में, लिखिए। इफ लिखो, इफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज, if lone pair electron or negative charge if lone pair electron or negative charge participate in resonance with vacant d orbital, with vacant d orbital, it is called as p pi d pi resonance. It is called as p pi d pi resonance or back bonding. p pi d pi resonance और back bonding। तो आप लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि वैकेंट डी ऑर्बिटल कहां पे पाया जाता है? जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं। तो देखो आप ध्यान से, क्वेश्चन है आपसे, और इसी क्वेश्चन से ही समझाऊंगा मैं आपको। देखो ये फ्लोरोफॉर्म है, फ्लोरोफॉर्म, और ये क्लोरोफॉर्म है, सॉरी, ये क्लोरोफॉर्म है। पूछा गया किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, पूछा गया किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, पहले आप सोचो किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। हेलो, अभी मैंने पढ़ा नहीं, मैं क्लास में हूँ 10 बजे तक। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ठीक, बिल्कुल। हाँ बेटा, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्लोरोफॉर्म की फ्लोरोफॉर्म की? हाँ, लगता है केमिकल बॉन्डिंग में सर ने पढ़ा दिया है पढ़ाया ना सर ने? हाँ, समझ में गया। मैं अच्छे बच्चों के आंसर इतनी जल्दी नहीं आते हैं, बिल्कुल छोड़ते नहीं कुछ है मेरे लिए है? सब पढ़ा देंगे वसीम सर। चलो इधर देखो आप, इधर देखो भाई, ये फ्लोरोफॉर्म है, ये क्लोरोफॉर्म है। अगर सिर्फ आप माइनस आई इफेक्ट देखोगे, सिर्फ माइनस आई इफेक्ट, है ना भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करेंगे? कंजुगेट बेस बना दो, तो ये सी नेगेटिव हो गया
और ये 3 फ्लोरीन एटम हो गया, देखो, है ना। और यहाँ पर ये C नेगेटिव और ये 3 क्लोरीन एटम हो गए। हम इसको स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो कोई स्टूडेंट जिसको पी पाई डी पाई रेजोनेंस के बारे में ना पता हो, वो क्या बोलेगा कि सर ये ज्यादा एसिडिक है। मैं पूछूंगा कैसे, बोलेगा सर माइनस आई इफेक्ट में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अरे वाह, सही है यार, लेकिन गलत आंसर है। आंसर होता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है क्लोरोफॉर्म की, है ना, ऐसे होता है। कारण ये जो नेगेटिव चार्ज है, अब क्लोरीन है, क्लोरीन थर्ड पीरियड का है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 3d जो ऑर्बिटल है वैकेंट है, खाली है। जैसे मान लो इसके पास ऐसे हम दिखा देते हैं, है ना, ये खाली है, तो ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ डांस करता है, ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ भी डांस करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ भी डांस करेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज देखो पूरी तरह से डीलोकलाइज्ड हो गया। कैसे, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कार्बन के p ऑर्बिटल में है, और ये किसके साथ जा रहा है, दोस्ती कर रहा है, क्लोरीन के d ऑर्बिटल के साथ। तो हमने नाम क्या रखा, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग या रेजोनेंस, जिसकी वजह से यहां पर CCl3 माइनस एनायन की कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी भरपूर तरीके से बढ़ जा रही है। और अगर स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो हम कह सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू फ्लोरोफॉर्म। दिस इज द एग्जैक्ट रीजन, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे, अब ये सब क्वेश्चन अच्छे होते हैं, SRG वाले होते हैं, अगर आपसे पूछे कि विच वन इज मोर एसिडिक, क्लोरोफॉर्म और फ्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म इज मोर एसिडिक। लिखना है क्या, लिख लो भाई जल्दी से, जल्दी से एक लाइन है, इसका रीजन लिखो, है ना, पिक्चर डायग्राम बनाना, रीजन लिखो जल्दी से। क्लोरोफॉर्म इज, सॉरी क्लोरोफॉर्म नहीं, हाँ जी, क्लोरोफॉर्म इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू फ्लोरोफॉर्म बिकॉज chloroform is more acidic as compared to fluoroform because conjugate base of chloroform because conjugate base of chloroform is resonance stabilized, is resonance stabilized by p pi d pi back bonding, by p pi d pi back bonding। चलो इसको जल्दी से नोट करो, मैं इधर एक क्वेश्चन और तैयार कर रहा हूं। है ना, ये नोट कर लेना, ये भी क्या बोलते हैं इसको, पी पाई डी पाई रेजोनेंस। चलो बेटा देखो दूसरा क्वेश्चन तैयार कर दिया, दूसरा क्वेश्चन तैयार कर दिया। ये 4 कार्बन आयन है, देखो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज सब में है चारों, आपको स्टेबिलिटी डिसाइड करनी है, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जल्दी से करो। आगे आंसर क्या, तो इसका आंसर आएगा ना, इसका आंसर ये आएगा, देखो भाई इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सबसे ज्यादा स्टेबल 3, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 1, है ना। देखो यहां पर माइनस आई इफेक्ट है,
यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पे सिर्फ प्लस आई इफेक्ट है, कार्बन है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो गया, स्टेबिलिटी बढ़ गई। ये भी नेगेटिव चार्ज खींच रहा है, तो नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो गया, स्टेबिलिटी बढ़ गई। लेकिन ऑक्सीजन का माइनस आई इफेक्ट की पावर ज्यादा है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, तो यहाँ पर 4-2 हो गया। अब सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम है, लेकिन सल्फर थर्ड पीरियड का है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, देखो ऐसे। तो ये वैकेंट ऑर्बिटल नेगेटिव चार्ज को आमंत्रित करता है कि आओ डांस करें, आओ नेगेटिव चार्ज तुम मेरे डी ऑर्बिटल के अंदर आ सकते हो, रेजोनेंस कर सकते हो। तो ये नेगेटिव चार्ज घूम के इधर चला गया, तो जब ये इधर चला गया तो बताओ इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। कारण भाई इंडक्टिव इफेक्ट तो पोलराइजेशन है, महसूस हो रहा है कि कुछ हो रहा है, लेकिन यह तो साक्षात साक्षात जो है स्टेबिलिटी बढ़ रही, नेगेटिव चार्ज पूरी तरह डिस्पर्स हो जा रहा है, नेगेटिव चार्ज पूरी तरह डिस्पर्स हो जा रहा है। अब नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है ही नहीं, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज हो गया, स्टेबिलिटी खूब बढ़ गई। तो दिस इज द आंसर 3421। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। बोलो बच्चे, नोट कर लो जल्दी से, फिर अगला एग्जाम्पल लेता हूं, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेता हूं। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर बाद में क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद मैं हाइपर कंजुगेशन पढ़ाऊंगा अगले क्लास में। कॉन्सेप्ट एक साथ, फिर क्वेश्चन एक साथ। ये सब केसेस कभी कभी टेस्ट में पूछे आते हैं, कभी कभी, हमेशा अलर्ट रहना है, जरा से भी गलती की क्वेश्चन गलत करोगे आप। चलो बच्चे इधर देखो आप, सी, ये भी पढ़ा होगा आपने, लेकिन मेरा काम है पढ़ाना, तो पढ़ाऊंगा ही। बताइए, दोनों में नाइट्रोजन एटम है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, किसकी केबी वैल्यू ज्यादा होगी, बताओ जल्दी से, किसकी केबी वैल्यू ज्यादा होगी। केबी वैल्यू उसकी ज्यादा होगी जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब देखो आप, इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है, कैसे, सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है ना, सिलिकॉन भी तो उसी का है ना, तो ये रेजोनेंस करेगा, इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है। तो जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर था वो कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड हो गया, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है, नाइट्रोजन के ऊपर ही बैठा हुआ है। और बेसिक स्ट्रेंथ चेक कौन करता है, H+। तो जब H+ घूमता हुआ नाइट्रोजन के पास पहुंचा, तो नाइट्रोजन ने बोला ले लो, क्या, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ले लिया। जब यहाँ पे पहुंचा तो नाइट्रोजन का लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर था ही नहीं, ये तो डांस में लगा था, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, पिप पाई डिप पाई रेजोनेंस, वो कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो H+ को मिला ही नहीं, और मिला नहीं तो H+ ने बोला कि फर्स्ट इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू सेकंड, बिकॉज हियर द नाइट्रोजन, द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज localized, and here the lone pair of nitrogen atom is delocalized. So in these two cases, trimethylamine is more basic as compared to trisilylamine, है ना। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू सेकंड। अच्छा बताओ, यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ऊपर वाले में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, हाँ बिल्कुल sp3 है, ये sp3 है, और ये पिरामिडल है ना, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। और ये क्या है, sp2 है, और ये ट्राइगोनल प्लेनर है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन रेजोनेंस में गया, तो रेजोनेंस में गया तो इस लोन पेयर की गिनती हम हाइब्रिडाइजेशन में नहीं करेंगे। तो ये sp2 हो गया, 1 2 3, इसको स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं, ये n हो गया, और ये SiS3 हो गया, ये SiS3 हो गया, और ये SiS3 हो गया, और सभी में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, लोन पेयर है ही नहीं। समझ में आ रहा है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज ट्राइगोनल प्लेनर है, एंड इट इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू दिस। नोट करें जल्दी से, आगे बढ़ो, जल्दी करो बच्चे।
जल्दी करो आप। उफ। डन। रीजन देखो ना, ऊपर वाले केस में कोई रेजोनेंस नहीं है। नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड है, तो लोन पेयर लोकलाइज्ड है तो रहेगा, तो उस लोन पेयर को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे। नीचे वाले केस में नाइट्रोजन का लोन पेयर कंप्लीटली लोकलाइज्ड है, तो वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो तीन ही बॉन्ड पेयर दिखाई दे रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp2 हुआ, तो सेप क्या हो गया, ट्राइगोनल बिलियनर हो गया। वहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, एक लोन पेयर तीन बॉन्ड पेयर है, तो सेप अमोनिया की तरह पिरामिडल हो जाएगा। बस आया समझ में? शिवलिका, शिविका सॉरी, बच्चे समझ में आया जी? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई देखो आप आगे, नेक्स्ट। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। बताइए किसकी एसिडिक ज्यादा होगी, किसकी के वैल्यू ज्यादा होगी, किसकी के वैल्यू ज्यादा होगी? हाँ बिल्कुल सही बात है ना? आप समझ में आ गया होगा। यहाँ पर के वैल्यू ज्यादा किसकी होगी? फर्स्ट की। कारण देखो आप, इसका कंजुगेट बेस ये है O माइनस Cl, और इसका कंजुगेट बेस ये है O माइनस F। यहां पर देखो ये कंजुगेट बेस कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड है, क्योंकि यहां पर Cl के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड हो गया। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज सिर्फ यहीं तक डीलोकलाइज्ड होगा, ऐसे, है ना, इधर जाएगा, फ्लोरीन के पास नहीं आएगा। फ्लोरीन यहाँ पर कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो यहाँ पर पैराक्लोरोफिनॉल इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू पैराफ्लोरोफिनॉल, दैट बिकॉज द नेगेटिव चार्ज ऑफ oxygen atom is completely delocalized with vacant d orbital of chlorine. This is the region. बोलो बच्चे, समझ में आया? समझ में आया जी? चलो तो जल्दी से इसको भी नोट करो, इसको, ये इंपॉर्टेंट है या पूछे आते हैं टेस्ट में। पैराक्लोरोफिनॉल इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू पैराफ्लोरोफिनॉल। अब दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, पी पाई बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग, या इसी को तुम नाम देते हो क्या, रेजोनेंस। अब सबसे पहला केस इसमें हम ले रहे हैं जो आपने पढ़ा है, कि आपको याद हो जाए, याद आ जाए। बताओ इसमें, इन सब में सबसे अच्छा लुईस एसिड कौन है? इन चारों में सबसे अच्छा लुईस एसिड कौन है? जल्दी बोलो बच्चे। इन चारों में सबसे अच्छा लुईस एसिड कौन है? तो लुईस एसिड मतलब जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो, पढ़ा है ना केमिकल बॉन्डिंग में, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की खूब कमी हो। तो इस हिसाब से BF3 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, देखो sp2 हाइब्रिडाइज है, ट्राइगोनल प्लेनर है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, खींच रहा है ना, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। बोलो भाई। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी होनी चाहिए, लेकिन आंसर गलत है। लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होता है, ये लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ है। कारण देखो आप ध्यान से, कारण
बताओ यहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। तो बोरान के पास एक p ऑर्बिटल खाली है और फ्लोरीन के पास भी 2p ऑर्बिटल में लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर बैक बॉन्डिंग होता है, फ्लोरीन से ट्रांसफर किसकी तरफ हो जाता है? बोरान की तरफ। और ये यही नहीं होता है, इधर भी होता है, इधर भी होता है। तो देखो 3 बार पी पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है। बोरान के वैकेंट ऑर्बिटल में फ्लोरीन के द्वारा ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल में है, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो गया। तो बोरान के पास जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी पूरी तरह खत्म हो गई। और जब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी खत्म हो गई तो फिर ये लुईस एसिड कहाँ रहा? अरे लुईस एसिड तो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं। तो यहां पर BF3, चूंकि बोरान और फ्लोरीन दोनों की साइज बराबर है, ये भी 2p ये भी 2p, तो बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है। तो पूरी तरह इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी खत्म हो गई। यही काम BCl3 में भी होता है, Br3 में भी होता है, Bi3 में भी होता है। लेकिन देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये है, ऐसे I है ना। अब ये क्या है, इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है, लेकिन I के पास जो लोन पेयर है वो किसमें है? वो 5p में है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन में जो वैकेंट ऑर्बिटल था वो 2p में था, क्लोरीन में जो था वो 3p में था, ब्रोमीन में जो था वो 4p में था, आयोडीन में जो 5p में है। तो यहाँ पर p ऑर्बिटल का साइज क्या है? काफी बड़ा है। तो बताओ यहाँ पर लोन पेयर का ट्रांसफर ज्यादा अच्छा हो रहा है, पी पाई रेजोनेंस यहाँ पे ज्यादा अच्छा हो रहा है कि यहाँ पे ज्यादा अच्छा हो रहा है? बताओ जल्दी से, कहाँ पे अच्छा हुआ? फर्स्ट में अच्छा हुआ। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी अच्छे तरीके से कहाँ खत्म हुई? फर्स्ट में कि 4 में? फर्स्ट में। यहां पर अभी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी बची हुई है। ये अभी भी बोरान अपने को आपको कह रहा है कि मेरे पास तो 6 इलेक्ट्रॉन हो। पूछा गया क्यों भाई? जैसे फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कंप्लीट कर खत्म कर रहा था बोरान की, तेरी खत्म नहीं हो रही है क्या? बोला नहीं खत्म हो रही है। बोला क्यों? बोला आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, ये तो मुझे इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है, बहुत ही पुअर बैक बॉन्डिंग है। मैं 2p या 5p कैसे ओवरलैपिंग होगी, कैसे बैक बॉन्डिंग होगी? बोला हाँ ये तो सही बोल रहा है यार। भाई छोटा बच्चा 10 साल का 40 साल के आदमी के साथ कैसे दोस्ती करेगा? दोनों के ओपिनियन में अंतर होगा, इसका साइज छोटा, इसका साइज बड़ा। हो रहा है ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का, लेकिन पुअर है। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। ओहो मजा आ गया। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग क्या है? पुअर है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरी तरह खत्म हो गई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अभी भी है। सो दिस इज द रीजन व्हाई Bi3 इज more having more Lewis acid strength as compared to BF3 and BCl3। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? ये हो गया। बोलो बच्चे समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? पक्का? तो एक लाइन लिख दो, यहाँ पे लिख लो एक लाइन, एक लाइन लिख लो, याद रहेगा। मान लो बाद में भूल जाते हो आप लोग, फिर बाद में मुझे पकड़ोगे सर एक बार फिर से बता दो जो बताया था। भैया रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस की कंडीशन है कि बगल में मैंने बताया था रेजोनेंस होता है क्या है? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, बगल में वैकेंट ऑर्बिटल है, तो रेजोनेंस होगा। आप इसको रोक थोड़ी पाओगे। कोई रोक पाया है क्या आजकल, आज तक पूरे संसार में किसी चीज को? तो तुम रोक पाओगे इसको? जहां वैकेंट ऑर्बिटल देगा धाका धाक इलेक्ट्रॉन देगा, लो इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे बहुत बेहतरीन हुआ, यहाँ पे बहुत पुअर हुआ। आया समझ में? कहां फील्ड ऑर्बिटल है भैया? अरे दिव्यांशु नायक मैं बोल रहा हूं ये sp2 हाइब्रिडाइज है, तो एक p ऑर्बिटल खाली है कि नहीं? पहले ही सब समझा दिया हूं, लिख भी दिया हूं sp2 है। हाँ और क्या, लो मैंने पहले समझाया दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज। अगर sp2 sp3 होता तो रेजोनेंस कैसे होता? रेजोनेंस की कंडीशन क्या है? क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। वो तो पहले पहले दिन डिस्कस किया ना। रेजोनेंस की कंडीशन क्या है? कि लोन पेयर नेगेटिव चार्ज के बगल में वैकेंट ऑर्बिटल हो, तभी तो रेजोनेंस होगा, तभी तो डांस होगा, तभी तो रेजोनेंस होगा, तभी तो डांस होगा, नहीं तो होगा ही नहीं रेजोनेंस। आया समझ में बच्चे? दिव्यांशु नायक, हाँ लिख दिया यस सर, चलो ठीक है। चलो लिख लो एक लाइन, BF3 इज, लिखो BF3 इज लीस्ट एसिडिक and Bi3 is most acidic।
BF3 is least acidic and Bi3 is most acidic. हाँ हाँ समझ गया भाई दिव्यांशु नायक, समझ में आ गया तुझे, है ना। मेरा काम समझाना है बच्चे, तू 10 बार पूछेगा मैं 10 बार बताऊंगा, उसकी टेंशन मत ले। BF3 is least acidic and Bi3 is most acidic because in BF3 there is 2p2p back bonding, because in BF3 there is 2p2p back bonding from fluorine to boron. From fluorine to boron. And hence electron deficiency over boron atom. And hence electron deficiency over boron atom. Is very less. Is very less. But in case of Bi3, there is poor p pi back bonding. There is poor p pi back bonding due to larger size of iodine atom. Due to the larger size of iodine atom. And hence there is still electron deficiency. And hence there is still electron deficiency. So is the Lewis acid strength. So is the Lewis acidic strength. है ना, आपको समझ में आया होगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर अगला एग्जांपल लीजिए इसी पे, पी पाई बैक बॉन्डिंग पे, सारे इंपॉर्टेंट अच्छे वाले। नॉर्मल क्वेश्चन बाद में, वो तो आप तुरंत करोगे। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, रेगुलर है, अटेंटिव है, उनसे क्वेश्चन तुरंत बनते हैं। चलो भाई, आप सभी लोगों ने एसेट रजिस्ट्रेशन कर दिया ना? जी हाँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, क्योंकि अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है पहले एसेट में। तो खूब अच्छी तरह पढ़ के जाइए, जिससे आपके पेरेंट के पैसे बचे। पढ़ना तो आपको है ही, है ना। शकल देख के स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है, आपकी अकल देख के स्कॉलरशिप दी जाती है। तो जो भगवान ने अकल दिए हैं उसको कैसे शार्प करोगे, खूब अच्छी तरह से पूरा रिवीजन कर डालो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पी पाई बी पाई बैक बॉन्डिंग में CF3 पॉजिटिव और CCl3 पॉजिटिव, है ना। यहां पे हमको पढ़ना है कार्बो कैटायन स्टेबिलिटी। बताइए किसकी ज्यादा होगी, CF3 पॉजिटिव की कि CCl3 पॉजिटिव की? जल्दी बताओ, आपके लिए क्वेश्चन।
किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा? हाँ वही कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। तो देखो ये कार्बन है ना, ये कार्बन है, पॉजिटिव चार्ज, 3 फ्लोरीन एटम है ना, और ये क्लोरीन है, यहां भी पॉजिटिव चार्ज। इसके पास भी वैकेंट पी ऑर्बिटल है और इसके पास भी वैकेंट पी ऑर्बिटल है, क्योंकि sp2 है दोनों। क्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, देखो फ्लोरीन के पास सेम लोन पेयर है। फ्लोरीन के पास यहां पर जो लोन पेयर है वो 3p में है, यहां पर जो लोन पेयर है वो 2p में है। कार्बन के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो 2p है। तो अच्छा, अब अब क्या होगा? देखो लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर और बगल में क्या, वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये लोन पेयर चाहेंगे कि हम डांस करें, तो डांस यहाँ भी होगा, डांस यहाँ भी होगा। बेहतर डांस कहाँ पे होगा? बेहतर डांस यहाँ पे होगा, क्योंकि इसकी और इसकी साइज दोनों सेम है। ये भी 2p है, ये भी 2p है, तो यहाँ पे 2p 2p बैक बॉन्डिंग है, बीबी फ्रॉम फ्लोरीन टू कार्बन, है ना। और यहाँ पर क्या है? 2p 3p बैक बॉन्डिंग है फ्रॉम, है ना, इसको ऐसे लिख दो 3p 2p फ्रॉम क्लोरीन टू कार्बन। तो बताओ अच्छे तरीके से बैक बॉन्डिंग कहाँ हो रही है? बताओ जल्दी से। पहले वाले में हो रही है कि दूसरे वाले में हो रही है? पहले वाले में हो रही है, मतलब एक तरह का रेजोनेंस है। आई इफेक्ट नहीं देखोगे, अगर आई इफेक्ट देखोगे तो तुम बोलोगे ये खत्म कार्बोकेटाइन है, लेकिन यहाँ पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होता है, ये CF3 plus is more stable as compared to CCl3 plus because there is very good p pi back bonding in case of CF3 plus as compared to CCl3 plus। तो एक लाइन जल्दी से लिख लो, एक लाइन जल्दी से लिख लीजिए तो आपको याद रहेगा। तो ये तो आप देखोगे ना, केसेस देखोगे ना, यही तो भाई, यही तो अच्छे स्टूडेंट भाई अच्छा ये बताओ, डॉक्टर जो है गांव में भी मिलते हैं, डॉक्टर जो है छोटे शहरों में मिलते हैं, डॉक्टर जो है इंदौर में भी मिलते हैं, डॉक्टर जो है दिल्ली में भी मिलते हैं एम्स में या मेदांता में, और डॉक्टर जो है न्यूयॉर्क में भी मिलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज डॉक्टर? छोटी मोटी बीमारियों को जो ठीक कर ले वो तो हर जगह बिखरा पड़ा है। अब एक कॉम्प्लेक्स, मान लो कोई ऐसा डॉक्टर है जो कोरोना, है ना, जो कोविड फैला हुआ, उसकी एक अच्छी सी टेबलेट तैयार कर ले कि कोरोना तुम्हारे के अंदर वायरस घुसा, तुमने 3 टेबलेट खाया, कोरोना खत्म। इस समय कोई डॉक्टर अगर ऐसा काम कर लेना तो उसको नोबेल प्राइज मिलेगा मेडिसिन के लिए। और वो डॉक्टर जो दवा खोजेगा ना, वो अरबपति खरबपति हो जाएगा कमा के। तो सारा काम क्या है? दिमाग का है। हमें कैसे पता चलेगा? हम सोचेंगे, हमें पता चलेगा। हम देखेंगे कि सर ने जो केसेस बताया था वो केस एप्लीकेबल है कि नहीं यहाँ पर। तो यही तो एक ब्राइट स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है कि वो थिंक करता है, और जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं वो रटते हैं, है ना। मेहनती स्टूडेंट जो होते हैं उनकी रैंक नहीं आती है, और जिनके सब पास IQ है, दिमाग भी है, सोच भी रहे हैं, रट भी रहे हैं, हर काम कर रहे हैं, तो उनकी रैंक भी आएगी, वो टॉप 100 में आएंगे, उनके KVPI क्वालिफाई करेंगे, है ना। तो आपको ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है केसेस, है ना, तो ध्यान रखोगे आप। इसके इसके अलावा पूछा ही नहीं जाएगा। निट वैसे ही निट में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। अच्छे क्वेश्चन कहाँ आएंगे? आपको KVPI में मिलेंगे केमिस्ट्री के, आपको ओलंपियाड में मिलेंगे केमिस्ट्री के। निट में तो लेवल ही गिरते जा रहा है। समझ में आ रहा ना? निट निट में तो भाई आपको जितना पढ़ाएगा उतना पढ़ लिया है कायदे से, NCERT भी एक बार रीडिंग कर ली है तो आप सारे क्वेश्चन करके आओगे, ऐसा है। तो निट के लिए टेंशन नहीं है, निट के लिए हमारा कोई टेंशन नहीं है। KVPI क्वालिफाई करो, ओलंपियाड क्वालिफाई करो, एक अपना नाम अलग बनाओ। चलिए, तो डॉक्टर जो है एम्स में जो बैठे हैं या मेदांता में बैठे हैं वो बेहतर तरीके से थिंकिंग करते हैं। जो केसेस नॉर्मल डॉक्टर नहीं देख पाते हैं वो बोलते हैं, रेफर कर देते हैं, जाओ मेदांता, जाओ एम्स। क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि वहाँ के डॉक्टर मोर कैपेबल है। क्यों मोर कैपेबल है? क्योंकि अच्छे तरीके से थिंक करेंगे कि यार ये बीमारी आई, कैसे ठीक करें। आप इंदौर शहर में बैठे हो और इंदौर शहर में कोई ऐसा काम कर दो कि देश विदेश से लोग तुम्हारे पास आए, नाम हो जाएगा। तो रूटीन काम थोड़ी करेगा वो डॉक्टर, वो डॉक्टर कोई स्पेशल काम करेगा।
रूटीनल काम करेगा तो फिर नाम क्यों होगा, है ना। मोबाइल खराब होता है, आप जाते हो मैकेनिक से बनाते हो, तो ये तो रूटीनल काम है। लेकिन जो सैमसंग में बैठा है और जो वन प्लस में बैठा है या जो उसमें एप्पल में बैठा है और जो R&D में लगा हुआ है कि नए नए सॉफ्टवेयर डिजाइन करेंगे, उसको ज्यादा पैसा मिलेगा कि जो मोबाइल ठीक करता है उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। मोबाइल ठीक करना मतलब रूटीनल वर्क, वो तो कोई भी ठीक कर लेगा, लेकिन नया सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया तो उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो पैसे तो यहाँ यहाँ से मिलते हैं। मैं आपको आऊँ रटवाऊँ कि चलो मॉड्यूल खोलो, देखो इसमें ये पन्ना लिखा है, मेरे साथ रटो, है ना, तो ये कौन सा बड़ा बड़ा टीचर है। ये तो मार्केट में हर जगह घूम रहे हैं ऐसे टीचर। आया समझ में बच्चों मेरी बात को, है ना। तो अगर अलग तरीके से काम करना है तो अलग तरीके से सोचना पड़ेगा आपको। जी हाँ, तो एक लाइन लिख लीजिए, खत्म करते हैं। मेरा अभी डाउट क्लास भी 8 से 9 के बीच में है, मुझे तुरंत घर भागना है। लिखो जल्दी से एक लाइन लिखो, CF3 प्लस कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, CF3 plus carbocation is more stable as compared to CCl3 plus carbocation। आज झाला जी आ जाइए। CF3 plus carbocation is more stable as compared to CCl3 plus carbocation because due to similar size of chlorine and fluorine, because due to similar size of chlorine and fluorine, more appropriate back bonding, more appropriate back bonding and positive charge disperse, and positive charge disperse. This is the reason why, this is the reason why CF3 plus is more stable as compared to CCl3 plus। अगले क्लास में हाइपर कंजुगेशन स्टार्ट करूंगा, ये तीसरा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होगा। ठीक है बच्चे, मिलते हैं अगले क्लास में। चलिए अच्छे तरीके से पढ़िए, मेरी क्लास है 8 से 9, मैं घर भागने जा रहा हूँ। बाय बच्चों, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू।